नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड आने वाले समय में भी उम्मीद है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके फीचर्स जो हैं वो भी उतने ही ज़्यादा वास्ट और उतने ही ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने लायक हैं। आज हम कुछ फीचर्स को देखेंगे एंड उसके बाद आने वाली वीडियोस में, क्योंकि हमने ये टॉपिक को डिटेल में कवर करना है, तो आने वाली वीडियोस में कुछ और फीचर्स को लेकर आएंगे और इन डिटेल उन फीचर्स को भी देखने वाले हैं। आज फीचर्स की तरफ बढ़े उससे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए बेसिक फैक्ट्स हमें जान लेना जरूरी है। हम आज जानेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने संविधान का निर्माण किया उसमें मेंबर्स कौन कौन थे, किस तरह से उनका चयन हुआ, ये सारी बातें आज हम समझेंगे एंड उसके बाद हमारे मेन मुद्दे पर बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स की, कुछ बेसिक फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान जो है वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ये संविधान सभा जो बनाई गई थी इसमें कौन लोग थे, तो इसमें वो लोग थे जो कि अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। मैं आपको बता दूं कि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय भारत में लगभग दो तरह की यहाँ पे हमें जो स्टेट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। पहली वो स्टेट्स जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, ये वो स्टेट्स थी जो कि उस समय के राजाओं के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। इनडायरेक्टली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी क्योंकि राजा लोग जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाते थे। दूसरी प्रेसिडेंसीज थी जिसे हम प्रोविंसेस कह देते हैं। ये वो स्टेट्स थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इन स्टेट्स को कंट्रोल कर रही थी। अब इन दोनों ही स्टेट्स के नुमाइंदे, इन दोनों ही स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी संविधान सभा का हिस्सा बने। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने वो नॉमिनेट करके भेजे गए थे, और जो प्रेसिडेंसीज हैं वहां पर से जो लोग आए थे जो संविधान सभा का हिस्सा बने थे, ये वो लोग थे जिन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर भेजा गया था। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके जो चुनाव हुए, जो कि मैंने आपको बताया क्योंकि प्रेसिडेंसी से लोगों को चुनकर भेजा गया था, तो इसके जो चुनाव हुए थे वो जुलाई 1946 के दौरान हुए थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर के दिन होती है। 9 दिसंबर 1946 के दिन, 1946 के दिन इसकी मीटिंग होती है, और इस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। सवाल यहां पे यह भी उठता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही क्यों इस मीटिंग को प्रिसाइड किया, या इन्हें ही क्यों ये जिम्मेवारी सौंपी गई? तो इसका जवाब ये है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे। इस वजह से इन्हें ये जिम्मेवारी दी गई कि जो पहली मीटिंग हुई उसे वो प्रिसाइड करें। यहां पे हमें यह भी जान लेना जरूरी है दोस्तों कि उस समय जो मुस्लिम लीग थी उसने ये पहली मीटिंग को बॉयकॉट किया था। इनफैक्ट उन्होंने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे बॉयकॉट किया था, ये कहते हुए या ये डिमांड रखते हुए कि हमें एक अलग देश बनाना है, हमें पाकिस्तान बनाना है। चलिए, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी जो सेकंड मीटिंग होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 के दिन, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के द्वारा। बी एन राव साहब को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लीगल एडवाइजर है वो अपॉइंट किया जाता है। एंड साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसे 22 कमिटीज में बांटा जाता है। 22 कमिटीज का जो गठन था वो इसलिए किया गया था क्योंकि इन 22 कमिटीज को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। इन 22 कमिटीज को स्पेशलाइजेशन के फॉर्म में बहुत सारे काम करने थे, और उन कमिटीज में से कुछ कमिटीज का नाम हमें भी पता होना जरूरी है क्योंकि उससे जुड़े सवाल आ जाते हैं। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट कमिटी थी रूल्स कमिटी, विच वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब रूल्स कमेटी जो है इसका बेसिक काम ये था कि ये सभी रूल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गवर्न करेंगे वो बनाना इस असेंबली का, इस कमेटी का काम था। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की, ड्राफ्टिंग कमेटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड ये वही कमेटी है जिसने हमारे संविधान का ड्राफ्ट रेडी किया था। इस ड्राफ्ट के ऊपर ही फिर फर्दर हमें देखने को मिलता है कि संविधान सभा में चर्चा होती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, एंड अल्टीमेटली ये संविधान को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी अंडर पंडित नेहरू, फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी या कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अंडर सरदार पटेल, एंड स्टेट कमेटी अंडर
पंडित नेहरू। ये कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज जिनके चेयरमैन हमें पता होने चाहिए। चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, वो ये कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा संविधान था वो बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, एंड 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अडॉप्ट कर लिया था। ये डेट हमारे प्रियम्बल में भी दी गई है। अडॉप्ट करना एक चीज है और उसे भारत में लागू करना दूसरी चीज है। 1949 में हमने अडॉप्ट जरूर कर लिया था, लेकिन जो हमारा संविधान है उसे हमने पूर्ण रूप से भारत में लागू कब किया था, तो वो है 26 जनवरी 1950 का दिन, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि 26 जनवरी 1950 के दिन को ही हमने क्यों चुना हमारे संविधान को भारत में लागू करने के लिए? कमेंट में आप बता सकते हैं। अब एक चीज और हमें यहां पे समझनी चाहिए कि हमने अभी कहा कि भाई 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा जो संविधान है वो पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि हमने तुरंत प्रभाव से ही, यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन से ही भारत में लागू कर दिए थे। उनमें से एक प्रोविजन जो है वो है सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ। बाकी के कुछ और प्रोविजंस थे, वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन से ऐसे प्रोविजंस थे जो कि हमने 26 नवंबर 1949 के दिन भारत में लागू किए थे। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, वो ये दोस्तों कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक और कार्यभार हमने संभालने के लिए दिया था। वो ये था कि यही संविधान सभा हमारे देश की प्रथम पार्लियामेंट की भूमिका भी निभाती है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे? वो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के दौरान हुए थे। यानी कि पहली बार जो लोगों ने चुनाव जीतकर आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो इन इलेक्शंस में आए थे। लेकिन पार्लियामेंट तो उससे पहले भी चाहिए थी, मंत्रिमंडल तो उससे पहले भी चाहिए था। तो वो कार्यभार किन्होंने संभाला था? वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि हमारी संविधान सभा थी, इन्हीं लोगों ने बेसिकली पार्लियामेंट की भूमिका भी निभाई थी। सो दे वर डूइंग डुअल फंक्शंस, राइट। चलिए, अब अगर हमारे संविधान के कुछ और फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रियम्बल ओरिजिनली भी था। ऑफ कोर्स हम इसको अमेंड करते हैं, बाद में कुछ और चीजें इसमें ऐड करते हैं, बट ओरिजिनली ये प्रियम्बल था। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स में ये कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया था ओरिजिनली, एंड 8 शेड्यूल इसमें रखे गए थे। आज के डेट में अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि लगभग 450 के आसपास हमारे आर्टिकल्स की संख्या पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें अमेंडमेंट्स की तो लगभग 105 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं। और अगर हम बात करें पार्ट्स की तो जो शुरुआत में 22 पार्ट्स थे, आज वो 25 पार्ट्स हो चुके हैं। शेड्यूल्स, जो शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, वो आज जो है वो 12 पहुंच चुके हैं, यानी कि 4 शेड्यूल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसमें ऐड कर चुके हैं। कौन से शेड्यूल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम जो पहला फीचर पढ़ने वाले हैं वो है कि भाई हमारा जो संविधान है इसे लिखित संविधान कहा जाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है और ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे भिन्न है? कौन से ऐसे देश हैं जिसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, वो भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली ये एक ऐसा संविधान होता है जो कि कॉडिफाइड होता है, यानी कि जिसे एक बुक यानी कि एक किताब की शक्ल में कोडिफाई किया जाता है, राइट। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने यहां पे लिखा दैट प्रोविजंस आर कोडिफाइड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है ये एक किताब की शक्ल में है। हम इस किताब को उठा के कह सकते हैं कि भाई ये हमारा देश का संविधान है। इसमें इतने सेक्शन, इसमें इतने आर्टिकल्स हैं, इतने शेड्यूल्स हैं, वो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो हमने अभी देखा भी। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली ये इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इनेक्टेड का मतलब क्या कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठती है, वो उसके ऊपर चर्चा करती है, संविधान के ऊपर चर्चा करने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स लेकर आती है, संशोधन लेकर आती है और उसे पास करके, उसे बिल की तरह पास करके संविधान को इनेक्ट करती है। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मतलब क्या? जो संविधान है वो सुप्रीम होता है। संविधान के दायरे में रहकर जितने भी अंग हैं गवर्नमेंट के वो काम करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, या फिर हमारी जो जुडिशरी है, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं।
अब भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं पे जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। पहले तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मैंने आपको रिटन में बताया कि भाई ये कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसा संविधान होता है जो कि कोडिफाइड नहीं होता है। कोडिफाइड ना होने का मतलब ये है कि भाई ये वो संविधान होता है जो कि अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। इसमें कई सारे लॉज, कुछ कन्वेंशंस, कुछ नॉर्म्स मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। आप यहां पे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है वो यूके का ले सकते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, वहां पर कुछ लॉज, कुछ कन्वेंशंस, कुछ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सब मिलकर संविधान का हिस्सा बनती हैं। वहां पे एक किताब की शक्ल में आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पा सकते। अगर आप कल को इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन या यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पूछें तो ऐसा नहीं है कि कोई किताब है जिसे वो उठा के आपको कह देंगे कि ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, वहां पे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, बहुत सारे कन्वेंशन हैं, मिलकर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अब क्योंकि एक किताब नहीं है, मल्टीपल जजमेंट्स भी उसमें आ गए, कन्वेंशंस भी उसमें आ गए, लॉज भी आ गए, जो कि एक समय में इनेक्ट नहीं हो सकते या एक समय में सबकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो क्या होता है, लेट्स से आज एक लॉ आया, फिर कभी दूसरा लॉ आया, फिर तीसरा लॉ आया, इस तरह से फिर आज एक जजमेंट आई, फिर दूसरी जजमेंट आई, फिर तीसरी जजमेंट आई, राइट। ये सारे इवॉल्व होते हैं, विद टाइम चीजें इवॉल्व होती हैं। कुछ कन्वेंशंस पुराने उठा लिए, राइट। सो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जबकि अब अगर हम यहां पे बात करें, हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा था, ये इनेक्टेड होता है। भाई एक ही बार में संविधान सभा बैठी, उन्होंने इनेक्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे दिया। अब तीसरा जो फीचर है वो ये कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दोस्तों, उसमें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी आ जाती है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मतलब क्या? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि यहां पे संविधान सुप्रीम नहीं होता है, यहां पर संविधान को बनाने वाली पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है। इनफैक्ट आप यहाँ पर अगर कई सारे हमारे ऐसे एकेडमिशियंस हैं जो कि ये तक कहते हैं कि यूके में पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून को ख़त्म कर सकती है। सिर्फ एक पावर उनके पास नहीं है कि वो पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बना सकें, बाकी सारी पावर्स यूके की पार्लियामेंट के पास हैं। सो इतनी ज़्यादा सुप्रीम है वहाँ की पार्लियामेंट। जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सरकार होती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, इन सभी की पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के द्वारा। अगर हम भारत की बात करें, हम भारत में देखते हैं कि भाई देखिए हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, इसी के साथ साथ केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी जिक्र कर दिया, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हम बदलाव लेकर आ सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बेसिक पिलर्स हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसके अलावा आप कोई भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स या बेसिक पिलर्स कौन से हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो समय समय पर हमें बताता रहता है कि भाई ये वाला फीचर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये फीचर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड सो ऑन। जैसे कि सेक्युलरिज्म है, जैसे कि डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। सो ये है रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आज हमने देखा। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे संविधान से जुड़े हुए थे वो हमने यहाँ पे देखे। आने वाले सेशंस में मैं आपको और फीचर्स के साथ यहाँ पे रूबरू करवाऊंगा। अब क्योंकि आने वाले फीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हमने पढ़ने हैं, सो आने वाले समय में और ज़्यादा मज़ा हमें आने वाला है। हम पढ़ेंगे अलग अलग फीचर्स, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है आदि, राइट। सो आई एम एक्साइटेड to go ahead with these videos. I hope you will also like these videos. आने वाले समय मिलते हैं। Till then, thank you and join the channel, subscribe the channel, like the video, share the video if you like it. Thank you very much.